मेरा नाम अमित है। ये कहानी मेरे कॉलेज के दिनों की है। मैं, ललित, समीर और दीपक, हम चारों खुद को बहुत बहादुर समझते थे। हमें लगता था कि डर सिर्फ कमज़ोर लोगों के लिए होता है। उस दिन कॉलेज कैंटीन में बैठे थे। समीर, यार रोज़ रोज़ क्लास और असाइनमेंट, ज़िंदगी में कोई थ्रिल नहीं है। सही कहा, चलो कहीं ट्रिप पर चलते हैं। कहाँ, पहाड़, बीच या कुछ अलग? जंगल चलते हैं। सुना है शहर से बाहर पुराना जंगल है, बड़ा सुनसान। जंगल, यार पता नहीं क्यों मुझे सही नहीं लग रहा। तू हमेशा से डरता आया है, हम चार हैं, क्या डर? अगर भूत मिल गया तो ललित उससे दोस्ती कर लेगा। बहुत मजाक उड़ा लो, बाद में याद मत दिलाना। मैं हंस रहा था, लेकिन अब सोचता हूँ काश उसी वक्त रुक जाते। अगली सुबह हम कार लेकर निकल पड़े। मैं ड्राइव कर रहा था। समीर, म्यूजिक तेज कर, रोड ट्रिप का मजा तभी है। अमित, गाड़ी संभाल के, जंगल में पंचर हुआ तो मैं नहीं उतरूंगा। डर मत, मैं हूं ना। यार रास्ता जितना आगे जा रहा है उतना सुनसान हो रहा है, बस तू ही डर फैलाता रहे। कुछ दूर जाने के बाद एक छोटी सी पानवाड़ी की दुकान दिखी। दुकान पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। बाबा, 4 सिगरेट देना। बूढ़ा, कहाँ जा रहे हो बेटा? जंगल की तरफ। बूढ़े ने हमें गौर से देखा। शाम होने से पहले लौट आना, और अगर कोई औरत दिखे उसकी आंखों में मत देखना। क्यों बाबा, वो जादूगरनी है क्या? वो अपने वश में कर लेती है, जो गया वापस नहीं आया। ललित धीमे स्वर में, आपने देखा है उसे? बूढ़ा, मैंने अपना भाई खोया है। ठीक है बाबा, ध्यान रखेंगे। हमने बात को हल्के में लिया और आगे बढ़ गए। शाम होते होते हम जंगल के अंदर पहुंच चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा। दीपक, नेटवर्क चला गया। अब तो असली मजा आएगा। अचानक मैंने सड़क के बीच किसी को खड़ा देखा। मैंने ब्रेक लगा दी। अरे सामने देखो। एक सफेद कपड़ों में औरत खड़ी थी। समीर, ये यहाँ क्या कर रही है? वो धीरे धीरे हमारी कार की तरफ आई। मैंने खिड़की थोड़ा नीचे की। अमित, आपको मदद चाहिए? औरत, मदद तुम्हें चाहिए। उसकी आवाज सुनते ही मेरे सिर में भारीपन सा लगने लगा। समीर, कितनी सुंदर है इसकी आंखें। दीपक, हमें इसके साथ चलना चाहिए। मुझे भी लग रहा था जैसे वो हमें बुला रही हो। आंखें नीचे करो, उसकी तरफ मत देखो। औरत मुस्कुराते हुए, डरो मत, मैं तुम्हें सुकून दूंगी। हवा अचानक तेज चलने लगी। मुझे बाहर जाना है, वो बुला रही है। अमित अपने आप से, क्या हो रहा है मुझे? ललित, अमित होश में आ, गाड़ी स्टार्ट कर। औरत की आवाज अचानक बदल गई। तुम सब यहीं रहोगे हमेशा के लिए। दीपक, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अमित जल्दी कर। मैंने पूरी ताकत से चाबी घुमाई। इंजन ने आवाज की और स्टार्ट हो गया। सब बैठ जाओ, पकड़ कर बैठो। औरत चीखते हुए, भाग नहीं पाओगे। कार तेजी से आगे बढ़ी। पीछे शीशे में वो सड़क के बीच खड़ी थी। उसकी आंखें अब काली थीं। उस रात हम बच गए, लेकिन वो रात खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद ललित मेरे पास आया। अमित, वो मुझे सपने में दिखती है। वो कहती है तुम मेरे वश से बाहर नहीं निकले। कभी कभी रात में मुझे भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है। औरत की फुसफुसाहट, मैंने तुम्हें चुना है। आज भी जब हम चारों मिलते हैं तो उस रात का जिक्र आते ही सन्नाटा छा जाता है। काश उस दिन पान वाले की बात मान लेते। वो इंसान नहीं थी। मैं बस इतना जानता हूँ, कुछ नज़रें ऐसी होती हैं जिनमें एक बार देख लो तो जिंदगी भर उनका असर नहीं जाता। और वो औरत,
आज भी कहीं ना कहीं हमारा इंतजार कर रही है। एक छोटे से गांव में शांति देवी नाम की एक महिला अपने बड़े से परिवार के साथ रहती थी। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। बड़ी बहू सुनीता और मंझली बहू पूजा के पति भारतीय सेना में तैनात थे, इसलिए वे साल में केवल कुछ ही दिनों के लिए घर आ पाते थे। लेकिन सबसे छोटा बेटा राहुल अपनी पत्नी रानी के साथ उसी घर में रहता था। शांति देवी अपनी तीनों बहुओं से बहुत प्यार करती थी, लेकिन रानी से उनका रिश्ता थोड़ा अलग था। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे, मगर छोटी छोटी बातों पर उनकी नोक-झोंक भी हो जाया करती थी। पूरे घर में अक्सर हंसी मजाक का माहौल रहता था और हर दिन खुशियों के साथ गुजरता था। सुबह का समय था। आंगन में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। शांति देवी घर का काम संभाल रही थी, लेकिन उनकी नजर बार बार रानी के कमरे की तरफ जा रही थी। अरे रानी बेटा, कब तक सोती रहेगी? देख तो जरा, सूरज कितना ऊपर चढ़ाया है। पूरा घर अपने कामों में लग चुका है और तू अभी तक बिस्तर से बाहर नहीं निकली। मैं ये नहीं कह रही कि तू काम नहीं करती, लेकिन तेरी ये देर तक सोने की आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब मैं तेरी उम्र की थी तब सूरज निकलने से पहले उठकर आधे घर का काम निपटा देती थी। माँ जी, आप भी ना हर सुबह वही बात शुरू कर देती हैं। कल रात पूरे घर के बर्तन साफ करने में मुझे काफी देर हो गई थी। मैं थक गई थी, इसलिए आँख थोड़ी देर से खुली। लेकिन आप ऐसा दिखाती हैं जैसे मैं पूरे दिन बस सोती ही रहती हूँ। माँ जी, सच कहूँ तो रानी की बात में भी दम है। कल रात हम सब अपने अपने कमरों में चले गए थे और ये अकेली रसोई में काम निपटा रही थी। अगर आज थोड़ी देर से उठ गई तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। और वैसे भी माँ जी, हम सब जानते हैं कि रानी इस घर के लिए कितनी मेहनत करती है। कभी कभी इसे भी आराम की जरूरत होती है। हर बार इसे डांटने की बजाय थोड़ा प्यार भी कर लिया कीजिए। वाह रे वाह, लगता है मेरी दोनों बहुएं आज रानी की वकील बनकर आई हैं। अब अगर मैं इसे कुछ कहूंगी तो तुम दोनों मिलकर मेरा ही कोर्ट में फैसला कर दोगी। सभी लोग जोर से हंस पड़ते हैं और घर का माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है। अरे सुबह सुबह इतनी बड़ी सभा किस बात की लगी हुई है? मैं दूर से आवाजें सुन रहा था और मुझे लगा कि शायद गांव की पंचायत हमारे घर में बैठ गई है, लेकिन यहाँ तो मामला मेरी प्यारी पत्नी और मेरी प्यारी माँ के बीच का निकला। आप ही फैसला कर दीजिए। माँ जी कह रही हैं कि मैं बहुत आलसी हूँ और मैं कह रही हूँ कि मैं मेहनत करती हूँ। अब आप बताइए, सच कौन बोल रहा है? देखो, अगर मैं माँ का पक्ष लूंगा तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी, और अगर पत्नी का पक्ष लूंगा तो माँ नाराज हो जाएंगी। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है और मेरी पत्नी दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी। अब आप लोग खुद समझ लो कि मैं किसके साथ हूँ। बिल्कुल शादी के बाद बदल गया है। पहले हर बात में माँ माँ करता था और अब हर बात में रानी रानी करता रहता है। माँ बेटा आज भी आपका ही हूँ, फर्क बस इतना है कि अब मेरे दिल में एक जगह और बन गई है। लेकिन किस्मत को शायद इस परिवार की खुशियाँ ज्यादा दिनों तक मंजूर नहीं थी। एक ऐसा रहस्य धीरे धीरे इस घर की ओर बढ़ रहा था, जो आने वाले दिनों में पूरे परिवार की जिंदगी बदल देने वाला था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जल्द ही रानी के साथ ऐसी अजीब घटनाएं होने लगेंगी, जिन्हें देखकर पूरे गांव में डर फैल जाएगा। मुझे मत बुलाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे अकेला छोड़ दो। रानी, क्या हुआ तुम्हें? तुम किससे बात कर रही हो? देखो मेरी तरफ, मैं हूं तुम्हारे पास। अचानक रानी की आवाज पूरी तरह बदल जाती है। ये कैसी आवाज है? रानी, होश में आओ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन रानी की आंखें अब भी बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल चुकी थी। राहुल पूरी रात नहीं सो पाया। उसके मन में बार बार रानी की वही डरावनी आवाज गूंज रही थी। सुबह होते ही उसने सबसे पहले अपनी माँ शांति देवी को रात की पूरी घटना बताई। देख राहुल, मैं तेरी बात को हल्के में नहीं ले रही, लेकिन हो सकता है रानी ने कोई बुरा सपना देखा हो। कई बार इंसान नींद में ऐसी बातें कर जाता है जो उसे खुद भी याद नहीं रहती। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। माँ, अगर सिर्फ सपना होता तो मैं भी यही सोचता, लेकिन वो आवाज रानी की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरा इंसान उसके अंदर से बोल रहा हो। इतना डर गया था। उसी समय रानी वहां आ जाती है। रानी, रानी, तुम्हें सच में रात की कोई बात याद नहीं है? रात को तुम अचानक बिस्तर पर बैठ गई थी
किसी से बात कर रही थी, फिर तुम्हारी आवाज बदल गई थी। कौन सी बात? मैं तो आराम से सो रही थी। लगता है आपने कोई डरावना सपना देख लिया और अब उसका इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं। रानी की हंसी देखकर सबको लगा कि शायद बात सचमुच मामूली होगी, लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। एक शाम राहुल अपने दोस्तों अमन, सोनू और विक्की के साथ बैठा था। राहुल तो हमेशा बोलता है कि तुझे भूत प्रेत से डर नहीं लगता, तो चल आज तेरी हिम्मत टेस्ट करते हैं। राहुल हंसते हुए बोला, अरे यार डर किस बात का, ये सब कहानियां होती हैं लोगों को डराने के लिए। विक्की ने धीरे से कहा, तो फिर आज रात उस जंगल वाली हवेली तक चल, सुना है वहां नौकरानी की आत्मा दिखती है। राहुल थोड़ा चुप हुआ, फिर बोला, लोग कहते तो बहुत कुछ है, पर असल में कुछ नहीं होता। सोनू ने उकसाते हुए कहा, देख भाई, अगर तू गया और कुछ नहीं हुआ तो हम सब मान लेंगे कि तू सबसे बहादुर है। राहुल ने कुछ पल सोचा, फिर बोला, ठीक है, आज रात में जाऊंगा। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें खुद भी डर लग रहा हो। रात गहरी हो चुकी थी, हवा में ठंडक थी, पेड़ों की टहनियां हवा से हिल रही थीं और उनकी परछाइयां जमीन पर अजीब आकार बना रही थीं। राहुल अकेला जंगल की ओर बढ़ रहा था। अचानक उसे रास्ते में एक पुरानी गुड़िया दिखाई दी। उसकी एक आंख टूटी हुई थी और चेहरे पर धूल जमी थी। राहुल ने उसे उठाया। ये यहां कैसे आई, उसने सोचा। कुछ पल उसने गुड़िया को घूरा। उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक उसने गुड़िया फेंक दी। बेवकूफी है ये सब, वो खुद से बोला और आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक लकड़ी का बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था, आगे जाना मना है। राहुल रुक गया। अजीब है, दिन में तो कभी ये बोर्ड नहीं दिखा। वो बुदबुदाया। तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। कौन है? राहुल ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा और वो आगे बढ़ गया। हवेली सामने थी। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर दरारें और दरवाजा आधा खुला। हवा चलने पर दरवाजा क्रीक की आवाज कर रहा था। राहुल ने गहरी सांस ली। बस अंदर देखकर वापस आ जाऊंगा, उसने खुद से कहा। जैसे ही वो अंदर जाने लगा, उसे सामने एक परछाई दिखी। कौन है? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई हिली। अगर कोई मजाक कर रहा है तो सामने आओ, राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर पेड़ के पीछे से एक औरत बाहर आई। वो साधारण कपड़ों में थी, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में अजीब सी गहराई। राहुल ने पूछा, आप कौन हैं? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? औरत धीमी आवाज में बोली, मेरा खरगोश खो गया है, उसे ढूंढ रही हूँ। राहुल ने हैरानी से कहा, इतनी रात को? आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। औरत हल्का मुस्कुराई। कभी कभी कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं, उन्हें ढूंढना ही पड़ता है। राहुल बोला, मैंने रास्ते में झाड़ियों से आवाज सुनी थी, शायद उधर हो। औरत ने उसकी आंखों में देखा। क्या तुम मुझे वहां ले चलोगे? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है। दोनों उसी जगह पहुंचे जहां राहुल ने आवाज सुनी थी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई और एक सफेद खरगोश बाहर भागा। मेरा प्यारा मिल गया, वो धीमे से कहती है। राहुल ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ मिल गया, अब आप घर जाइए। औरत ने कहा, मेरा नाम फूल कुमारी है। राहुल बोला, अच्छा नाम है।
औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक रहस्य था। हर किसी को हर जगह नहीं जाना चाहिए, उसने कहा। राहुल समझ नहीं पाया। दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। सुबह राहुल अपने दोस्तों के पास पहुंचा। अमन ने पूछा, क्या हुआ, गया था ना? राहुल ने सब कुछ विस्तार से बताया। जब उसने कहा और उस औरत का नाम था फूल कुमारी, तीनों दोस्त एकदम चुप हो गए। सोनू की आवाज कांपने लगी। तू पक्का यही नाम बोली थी? हाँ, राहुल बोला। विक्की बोला, फूल कुमारी उस हवेली की मालकिन का नाम था। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। अमन ने धीमे से कहा, कहते हैं नौकरानी ने उन्हें मार दिया था और अब उनकी आत्मा किसी को हवेली में जाने से बचाती है। राहुल के हाथ कांपने लगे। राहुल ने नया स्कूल ज्वाइन किया था, जिससे वहां एक छोटा सा पिल्ला भी दिखता रहे। नया वातावरण, नए चेहरे और मन में थोड़ी घबराहट। उसे उम्मीद थी कि ये स्कूल उसके जीवन की एक नई शुरुआत बनेगा, लेकिन ये शुरुआत उतनी आसान नहीं थी। स्कूल के दूसरे ही दिन जब कक्षा शुरू हुई, अचानक कक्षा में सन्नाटा छा गया। ब्लैक बोर्ड पर किसी ने एक बहुत ही डरावनी तस्वीर बना दी थी। उस तस्वीर में एक आदमी बना था, खोखली आंखें, टेढ़ी मुस्कान और चेहरा इतना भयावह कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। उसके ठीक नीचे बड़े अक्षरों में लिखा था, हेल्प मी। जैसे ही अध्यापिका कक्षा में आई, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, राहुल, ये सब तुमने किया है ना? राहुल घबरा गया, कांपती आवाज में बोला, मैडम, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो कल ही स्कूल में आया हूं। मैं ऐसा क्यों करूंगा? उसकी आंखों में सच्चाई थी, लेकिन अध्यापिका को केवल गुस्सा दिखाई दे रहा था। उन्होंने डांटते हुए कहा, ज्यादा जवाब मत दो, अपनी सीट पर जाकर बैठो। पूरी कक्षा हंसने लगी। राहुल चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। उसका दिल बहुत भारी हो गया। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, अगर मैंने ये चित्र नहीं बनाया तो मेरे नाम से ये किसने बनाया? घंटी बजते ही सभी बच्चे खेलने के लिए बाहर चले गए, लेकिन राहुल अपनी सीट पर ही बैठा रहा। उसका मन बहुत बेचैन था। थोड़ी देर बाद वो उठा और स्कूल की गैलरी की ओर चला गया, ताकि अकेले में थोड़ा सुकून मिल सके। अचानक एक कुत्ता बहुत तेजी से उसके पास से दौड़ता हुआ निकला। उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। राहुल डर के मारे ठिठक गया। तभी उसके दो दोस्त दौड़ते हुए आए और बोले, राहुल, दूर रहो, एक कुत्ते ने एक टीचर को काट लिया है, शायद वो इसी तरफ भागा है। राहुल ने घबराकर पूछा, कौन सी टीचर? दोस्त ने कहा, वही जो सुबह तुम्हें ड्राइंग के लिए डांट रही थी। ये सुनते ही राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। एक छोटे से गांव में शांति देवी नाम की एक महिला अपने बड़े से परिवार के साथ रहती थी। उनके 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। बड़ी बहू सुनीता और मंझली बहू पूजा के पति भारतीय सेना में तैनात थे, इसलिए वे साल में केवल कुछ ही दिनों के लिए घर आ पाते थे। लेकिन सबसे छोटा बेटा राहुल अपनी पत्नी रानी के साथ उसी घर में रहता था। शांति देवी अपनी तीनों बहुओं से बहुत प्यार करती थी, लेकिन रानी से उनका रिश्ता थोड़ा अलग था। दोनों एक दूसरे को बेहद चाहते थे, मगर छोटी छोटी बातों पर उनकी नोक-झोंक भी हो जाया करती थी। पूरे घर में अक्सर हंसी मजाक का माहौल रहता था और हर दिन खुशियों के साथ गुजरता था। सुबह का समय था। आंगन में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। शांति देवी घर का काम संभाल रही थी, लेकिन उनकी नजर बार बार रानी के कमरे की तरफ जा रही थी। अरे रानी बेटा, कब तक सोती रहेगी? देख तो जरा, सूरज कितना ऊपर चढ़ाया है। पूरा घर अपने कामों में लग चुका है और तू अभी तक बिस्तर से बाहर नहीं निकली। मैं ये नहीं कह रही कि तू काम नहीं करती, लेकिन तेरी ये देर तक सोने की आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब मैं तेरी उम्र की थी तब सूरज निकलने से पहले उठकर आधे घर का काम निपटा देती थी। माँ जी, आप भी ना हर सुबह वही बात शुरू कर देती हैं। कल रात पूरे घर के बर्तन साफ करने में मुझे काफी देर हो गई थी। मैं थक गई थी, इसलिए आँख थोड़ी देर से खुली, लेकिन आप ऐसा दिखाती हैं जैसे मैं पूरे दिन बस सोती ही रहती हूँ। माँ जी, सच कहूँ तो रानी की बात में भी दम है। कल रात हम सब अपने अपने कमरों में चले गए थे
और ये अकेली रसोई में काम निपटा रही थी। अगर आज थोड़ी देर से उठ गई तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। और वैसे भी माँ जी, हम सब जानते हैं कि रानी इस घर के लिए कितनी मेहनत करती है। कभी कभी इसे भी आराम की जरूरत होती है। हर बार इसे डांटने की बजाय थोड़ा प्यार भी कर लिया कीजिए। वाह रे वाह, लगता है मेरी दोनों बहुएं आज रानी की वकील बनकर आई हैं। अब अगर मैं इसे कुछ कहूंगी तो तुम दोनों मिलकर मेरा ही कोर्ट में फैसला कर दोगी। सभी लोग जोर से हंस पड़ते हैं और घर का माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है। अरे सुबह सुबह इतनी बड़ी सभा किस बात की लगी हुई है? मैं दूर से आवाजें सुन रहा था और मुझे लगा कि शायद गांव की पंचायत हमारे घर में बैठ गई है, लेकिन यहाँ तो मामला मेरी प्यारी पत्नी और मेरी प्यारी माँ के बीच का निकला। आप ही फैसला कर दीजिए। माँ जी कह रही हैं कि मैं बहुत आलसी हूँ और मैं कह रही हूँ कि मैं मेहनत करती हूँ। अब आप बताइए, सच कौन बोल रहा है? देखो, अगर मैं माँ का पक्ष लूंगा तो मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी, और अगर पत्नी का पक्ष लूंगा तो माँ नाराज हो जाएंगी। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है और मेरी पत्नी दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी। अब आप लोग खुद समझ लो कि मैं किसके साथ हूँ। बिल्कुल शादी के बाद बदल गया है। पहले हर बात में माँ माँ करता था और अब हर बात में रानी रानी करता रहता है। माँ बेटा आज भी आपका ही हूँ, फर्क बस इतना है कि अब मेरे दिल में एक जगह और बन गई है। लेकिन किस्मत को शायद इस परिवार की खुशियां ज्यादा दिनों तक मंजूर नहीं थी। एक ऐसा रहस्य धीरे धीरे इस घर की ओर बढ़ रहा था जो आने वाले दिनों में पूरे परिवार की जिंदगी बदल देने वाला था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जल्द ही रानी के साथ ऐसी अजीब घटनाएं होने लगेंगी जिन्हें देखकर पूरे गांव में डर फैल जाएगा। मुझे मत बुलाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे अकेला छोड़ दो। रानी, क्या हुआ तुम्हें? तुम किससे बात कर रही हो? देखो मेरी तरफ, मैं हूं तुम्हारे पास। अचानक रानी की आवाज पूरी तरह बदल जाती है। ये कैसी आवाज है? रानी, होश में हो? मुझे डर लग रहा है। लेकिन रानी की आंखें अब भी बंद थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल चुकी थी। राहुल पूरी रात नहीं सो पाया। उसके मन में बार बार रानी की वही डरावनी आवाज गूंज रही थी। सुबह होते ही उसने सबसे पहले अपनी माँ शांति देवी को रात की पूरी घटना बताई। देख राहुल, मैं तेरी बात को हल्के में नहीं ले रही, लेकिन हो सकता है रानी ने कोई बुरा सपना देखा हो। कई बार इंसान नींद में ऐसी बातें कर जाता है जो उसे खुद भी याद नहीं रहती। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं होगा। माँ, अगर सिर्फ सपना होता तो मैं भी यही सोचता, लेकिन वो आवाज रानी की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरा इंसान उसके अंदर से बोल रहा हो। बाहर इतना डर गया था। उसी समय रानी वहां आ जाती है। रानी, रानी, तुम्हें सच में रात की कोई बात याद नहीं है? रात को तुम अचानक बिस्तर पर बैठ गई थी, किसी से बात कर रही थी, फिर तुम्हारी आवाज बदल गई थी। कौन सी बात? मैं तो आराम से सो रही थी। लगता है आपने कोई डरावना सपना देख लिया और अब उसका इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं। रानी की हंसी देखकर सबको लगा कि शायद बात सचमुच मामूली होगी, लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था।